नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। सीधे जुड़ लेते हैं भाऊ तोरसेकर जी से और उनसे एक सवाल पूछूंगा। उसके बाद भाऊ आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां देने वाले हैं। भाऊ बहुत स्वागत है, बहुत अभिनंदन नमस्कार। है। नमस्कार। भाऊ, पीओके में हो क्या रहा है? 25 पाकिस्तानी सैनिकों को बंधक बना लिया गया और जो प्रदर्शनकारी थे उनमें से करीब 10 लोगों को इससे पहले मार डाला गया था, जिनमें 8 प्रदर्शनकारी थे, 2 सुरक्षा बलों के जवान थे। लेकिन बात यहां तक नौबत आ गई कि पाकिस्तान के 25 सैनिकों को बंधक बना लिया गया। एक बात है कि ये पहली बार हुआ, ये मत भूलिए, ये पहली बार हुआ है। इसके पहले हमने पीओके में बहुत सारे पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन होते थे, ये देखा है, खबरें सुनी है। लेकिन हर बार एक होता था कि वहाँ की पुलिस हो या पाकिस्तानी प्रशासन हो, ये प्रदर्शनकारियों को पीट पीट कर भगाता था। इससे आगे कुछ नहीं होता था। हाँ, भारत के समर्थन में बोलते थे, ये था वो था। लेकिन इससे भी पहले, यानी इस सब्जेक्ट में जाने से पहले, मैं आपको एक समझा दूं कि जब से श्रीलंका में कुछ हुआ, फिर बांग्लादेश में हुआ, इंडोनेशिया में हुआ या नेपाल में हुआ, एक एक बात बार बार उभर कर सामने आई कि डीप स्टेट कर रही है। अगर डीप स्टेट माने अमेरिका है या अमेरिका की खुफिया एजेंसी है या अमेरिका में बैठे सोरोस वगैरह गैंग है, तो पाकिस्तान जाकर ट्रम्प की गोदी में बैठा है, तो पीओके में क्यों होगा? पीओके में कुछ उछाल हो, ये तो अमेरिका नहीं चाहता ना। तो यहां कुछ अलग हुआ है। ये डीप स्टेट जैसा दिखाई देता है, लेकिन डीप स्टेट मुझे बिल्कुल नहीं लगता। ये इस बात पर चर्चा होनी चाहिए कि हाँ, अचानक क्या हो गया, इतना वायलेंट। मैंने सुना कम से कम 4-5 लाख लोग रास्ते पर उतर आए। ये छोटी संख्या नहीं है। इतने लोग उतर कर आए तो क्या पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई है, उसको पता नहीं था? अच्छा, दूसरी बात है, इनको इतनी हिम्मत कहां से हो गई? आपको याद होगा, 1-2 महीने पहले मैंने एक बात आपके और संजय दीक्षित के भी प्रोग्राम में कही थी कि पाकिस्तान में हमारे साथ काम करने वाले, जिसको अज्ञात भी बोला जाता है, ऐसे 1000 से ज्यादा एजेंट तैनात है। ये यहां से भेजे नहीं है, ये पाकिस्तान के ही है। पाकिस्तान ने जिनको ट्रेन किया है, बनाया है, ऐसे ही लोग हैं जो पैसे के लिए काम करते हैं, जिसको मर्सिनरी बोला जाता है। तो आपने ट्रेन किया है कि भाई पैसे देते ये ले लो, इसको मारो, उसको उड़ाओ, और जो कुछ परिणाम होगा वो तुम्हारा, तुम हमारा कोई रिश्ता नहीं। हायर करते। तो अगर पाकिस्तान ऐसे लोगों को ट्रेन करता है और पैसे देकर काम करवाता है, तो हम भी उसको हायर कर सकते हैं। ये तरीका शायद हमारे लोगों ने अपनाया है, और इसका परिणाम मैं मानता हूं कि पीओके में दिखाई दे रहा है। ये इतनी आसानी से नहीं हुआ है अपने आप। वो देखो, यही बात पिछले कम से कम 10 साल 15 साल से बलूचिस्तान में भी हो रही है, और मार मार कर उनको घर से उठा कर लेके जाते थे, पुलिस स्टेशन में टॉर्चर करते थे, अत्याचार करते थे, बेचारे मर भी जाते थे, उसका पता तक नहीं होता था। सही। आपको याद होगा। तो अचानक इनमें इतनी ताकत कहां से आ गई? जो बागी लोग हैं, बगावत करने वाले हैं, उनमें इतनी ताकत कहां से आ गई? और एक बात साफ है, चाइना चाइना ने इतना पैसा उन्होंने इन्वेस्ट किया है, निवेश किया है। कहाँ? सीपेक में कुछ 67 67 68 अरब डॉलर
इतना पाकिस्तान चाइना का निवेश है, तो चाइना तो ऐसे डीप स्टेट को मदद नहीं करेगा कि जो उसका ही नुकसान कर रही है। अमेरिका, अगर पूरा पाकिस्तान का गवर्नमेंट उनके इशारे पर चल रहा है, तो अमेरिका या अमेरिकन खुफिया एजेंसी ऐसे बगावत होने में मदद नहीं करेगी। इसका मतलब साफ है कि इसके पीछे कोई और है। तो और है तो कौन है, उसका इंटरेस्ट क्या है? अब पीओके हो, बलूचिस्तान हो, जो आईएसआई पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ काम कर रहे हैं, उनको ताकत देने वाला सिर्फ इंडिया हो सकता है। इसमें दो राय नहीं होनी चाहिए। अब ये किस ढंग से हो रहा है, क्या हमारे लोग वहां जाकर डेरा डालकर बैठे हैं? बिल्कुल नहीं, मैं मानता। लेकिन एक होता है, इसके लिए बहुत पहले से, बहुत समय से तैयारी करनी पड़ती है। जी जी। बिल्कुल 10 साल पहले की बात है, जनवरी 2015, चाहिए तो मैं आपको तारीख बता दूं, 23 जनवरी 2015 की बात है। मुंबई में उस समय के हमारे रक्षा मंत्री थे मनोहर पर्रिकर, उनका एक भाषण था, एक समारोह था, उसमें वो आए थे और उन्होंने एक बात बताई थी कि बहुत साल पहले हमारे ही दो प्राइम मिनिस्टर्स ने हमारी खुफिया एजेंसी की कमर तोड़ दी, नुकसान किया है। और दुश्मन देश में हमारे जो डीप एसेट होते हैं, डीप एसेट का मतलब हमारे तगड़े एजेंट होते हैं, सही। जो रहते हैं वहां लेकिन काम हमारे लिए करते, उनको डीप एसेट बोला जाता है खुफिया भाषा में। तो हमारा अब उस वक्त तो बड़ा बवाल हो गया। क्या बवाल हो गया कि भाई ये नेहरू और इंदिरा जी पर बोल रहे, बिल्कुल नहीं था। मीडिया में जो बवाल हो गया, क्योंकि जो बीजेपी के मिनिस्टर है, आरएसएस के है, तो ये नेहरू खानदान को गाली देगी। लेकिन उन्होंने जो दो प्राइम मिनिस्टर का उधर रेफरेंस दिया था, वो थे मोरारजी देसाई जिया के समय के, और फिर इंदर कुमार गुजराल। जी हाँ। मोरारजी देसाई ने, उनको जो खुफिया एजेंसी से इंफॉर्मेशन मिली थी, वो कारण ना होते हुए भी जिया से शेयर की थी, जो परमाणु भट्टी के बारे में थी। और वहां से ढूंढ ढूंढ कर हमारे एसेट जो थे जिया ने मार दिए थे। और दूसरी बात थी इंदर कुमार गुजराल, उन्होंने तो अपनी हमारी खुफिया एजेंसी में जो पाकिस्तान डेस्क होता था, डिपार्टमेंट होता था, वही बर्खास्त कर दिया था। तो इसके ऐसा जब होता है, तब जो हमारे एजेंट वहां काम करते हैं वो कुत्ते की मौत मारे जाते हैं। तो पर्रिकर ने जो बोला था, ये इनके समझ में तक नहीं आया। लेकिन बात छोड़ दो, मीडिया वालों को तो इंटेलिजेंस फेल्यूर बोलने की आदत है, इनको इंटेलिजेंस क्या होता है उसका पता नहीं। लेकिन वो बात छोड़ दो। लेकिन उसी समारोह में आगे चलकर पर्रिकर ने जो बात कही थी कि हमें नए सिरे से डीप एसेट्स बनाने पड़ेंगे, तो 15 से हम 25 में आए। इसका मतलब हमारे डीप एसेट, जिसको आजकल डीप स्टेट बोला जाता है, जी जी जी। वो शायद वहां बड़े एक्टिव हो गए, बड़े तगड़े हो गए, सशक्त हो गए, और उसका परिणाम हम देख रहे होंगे शायद। बहुत बड़ी बात और बड़ी गूढ़ बात आपने की है भाऊ। हम ये मान करके चलें कि पीओके में जो कुछ इस समय चल रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एकाधिक बार ये बात कह चुके हैं, और जब ये सीज फायर हुआ था तब भी हमारे इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ये बात कही गई थी कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, स्थगित हुआ है। तो क्या हम माने कि पीओके में जो कुछ हो रहा है वो ऑपरेशन सिंदूर 2 भी हो सकता है? बिल्कुल। मुझे लगता है 10-15 दिन पहले कहीं एक प्रोग्राम में बोलते हुए आज के रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह, उन्होंने एक बात कही कि पीओके अपने पाव से चलकर भारत में आ जाएगा। ये बात उन्होंने कही है। और जब रक्षा मंत्री के पद पर होकर ऐसी बात कोई बोलता है तो वो मजाक नहीं होता,
वो सीरियसली लेना पड़ता है, ना कि हल्के में लेना है। तो अब आप देखिए कि इतना बड़ा आंदोलन, जितना बड़ा वायलेंस, या क्या बोलते हैं, आर्मी के, उनके पाकिस्तानी आर्मी के कुछ 25-30 लोग पकड़कर उनको बंधक बनाना, यह अचानक नहीं हुआ। इतना डर कहां से खत्म हो गया और इनके पास ताकत कहां से आ गई? या उनकी ताकत उतनी ही है, लेकिन पाकिस्तान की ताकत दुबली हो गई है, वीक हो गई है। ऐसा क्या हुआ है? तो आपको पीओके में पिछले कुछ सालों से जो जिस ढंग से पाकिस्तान अपना प्रशासन चला रहा है वो समझना पड़ेगा। पीओके में सिर्फ पुलिस और आर्मी पाकिस्तान की राज नहीं करती थी। पीओके में उन्होंने खुला मैदान दे दिया था जिहादियों को। इनके जो अड्डे थे, उनके जो ट्रेनिंग सेंटर थे, वो कहाँ थे? सर्जिकल स्ट्राइक हमने कहाँ किया था? सर्जिकल स्ट्राइक पीओके में हुआ था, आपको याद होगा। बिल्कुल। तो पीओके में जो वहां के ओरिजिनल कश्मीरी है, जो पाकिस्तान के साथ रहना नहीं चाहते, आंदोलन करते हैं, डिमांड करते हैं, जो भी कुछ है, वो आज तक जब प्रदर्शन करते थे, रास्ते पर आ जाते थे, तो उनका बंदोबस्त सिर्फ पाकिस्तानी पुलिस या आर्मी नहीं करती थी, लोकली उनका बंदोबस्त वहां के जिहादी करते थे। फिर वो तोयबा के हो गए, जैश मोहम्मद के हो गए, जितनी तंजीमें हैं, उनके जो जिहादी लड़ाके थे, वही जिसको फर्स्ट रिस्पॉन्डर बोलते हैं, इनके एजेंट ही वहां काम करते थे। और उनके हाथ से अगर निकल जाता है तो पाकिस्तानी पुलिस आती थी, पाकिस्तानी आर्मी के लोग आते थे। अब वो नहीं रहा है। क्यों नहीं रहा है? हमने ऑपरेशन सिंदूर में क्या किया? ऑपरेशन सिंदूर में हमने चुन चुन कर, गिन गिन कर इनकी जो छावनियां थी जिहादियों की, उस पर मिसाइल दागे, उनको ध्वस्त कर दिया है, उनको तबाह कर दिया है। और इससे डरकर बचे कुचे जो पीओके में उनके अड्डे थे, वो वहां से भाग गए। इसका मतलब क्या है कि पाकिस्तान के लिए पीओके में फर्स्ट रिस्पॉन्डर, पहली एक्शन लेने वाले जो लोकल लोग थे, वो बचे नहीं हैं। जो पॉपुलेशन में पुलिस या आर्मी से ज्यादा संख्या में थे, वो वहां से भाग गए कि भाई भारत की आर्मी कभी भी घुस सकती है, भारत की आर्मी, नेवी, एयरफोर्स कभी भी हमला कर सकता है और वो हम पर हमला कर सकता है। इसलिए वो अगर भाग गए तो पीओके में आज फर्स्ट रिस्पॉन्डर नहीं है। जो पहले प्रदर्शनकारियों के खिलाफ एक्शन लेते थे आज तक, वो वहां नहीं है। और जो बात पीओके की है, वही बात खैबर पख्तूनख्वा की है, वही बात बलूचिस्तान की है, बलूचिस्तान की भी है। तो इसलिए मैंने एक वीडियो बनाया था और शायद आपके प्रोग्राम में भी बोला था कि ऑपरेशन सिंदूर का युद्ध विराम क्या है। और मैंने उसमें एक उदाहरण दिया था कि हम जो नेशनल ज्योग्राफी या डिस्कवरी पर देखते, वो चीता मादा होता है, वो अपने बच्चों को शिकार करना सिखाता है, तो किसी हिरन को वगैरह पकड़ता है लेकिन मारता नहीं है, उसको पकड़ कर लाता है और बच्चों को खेलने के लिए देता है, जिससे बच्चे शिकार करना सीख जाए। तो वो अधमरा हिरन जो होता है, बिल्कुल ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ कुछ घंटे के लिए हुआ, उस वक्त हमने पाकिस्तान में जो जिहादी अड्डे है, जिहादी तंजीमें है और पाकिस्तानी आर्मी है, पाकिस्तानी प्रशासन है, उसको अधमरा करके छोड़ दिया है। हमारे जो बच्चे हैं वो पीओके में हो गए, वो बलूचिस्तान में हो गए, वो खैबर पख्तूनख्वा में हो गए, वो शायद टीटीपी के लोग हो गए। उनके लिए पाकिस्तान का शिकार हमने अधमरा करके छोड़ दिया है। और इसलिए आज अचानक हम जो पीओके में देख रहे उछाल, इसका कारण एक है कि वहां की जो बेसिक सिक्योरिटी स्ट्रक्चर था, वो ऑपरेशन सिंदूर ने खत्म कर दिया है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर तो जारी है। जारी का मतलब क्या है? जो मैंने आपको चीता मादा की बात बताई, शिकार कंटिन्यूस चल रही है, लेकिन
अभी शिकार मरी नहीं है। तो इसी कारण हम जो पीओके में उछाल देख रहे हैं, इसका कारण साफ है। अब दूसरी बात यह है कि ऐसी ऐसी जो एक्शन होती है उसमें क्या क्या करना है। आपको याद होगा नेपाल में 2 दिन की हिंसा हुई, लेकिन 2 दिन की हिंसा में पिन पॉइंटेड टारगेट किए गए। पार्लियामेंट जलाया गया, प्रधानमंत्री का निवास जलाया गया, राष्ट्रपति भवन पर हमला हो गया। ये पिन पॉइंटेड होते। अब देखिए, पुलिस को बंधक बनाया गया, देखते देखते लाखों लोग नीचे आ गए, घर से निकल कर आ गए, और इतने लोगों पर गोली चलाना मुश्किल था। बिल्कुल। तो ये गोली चलाएंगे नहीं, लाठी भी उठाने को डरेंगे, ये मालूम था। इतने में उनको पकड़ लिया, बंधक बना दिया। तो ये पिन पॉइंटेड एक्शन लगती है, और इसलिए मुझे लगता है कि एक अलग डीप स्टेट पीओके में, और पर्टिकुलरली पाकिस्तान के 3 जगहों पर काम कर रहा है। एक है बलूचिस्तान, दूसरा है खैबर पख्तूनवा, और तीसरा है पीओके। बलूचिस्तान से शुरू हुआ, वो आगे बढ़ा। देखो, बलूचिस्तान में पहले से थोड़ा थोड़ा चल रहा था, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद उसमें बड़ा उछाल आ गया। यानी आर्मी के जो ट्रक्स आते हैं, गाड़ियां आती है, उनको पकड़कर लूटा जाता था। अब उनको नंगा कर कर भेज रहे वापस। पाकिस्तान के आर्मी में जिसको ट्रांसफर किया जाता है बलूचिस्तान के लिए, वो नौकरी छोड़ देता है लेकिन जाता नहीं। वही बात आज तक 3 बार खैबर पख्तूनवा में पुलवामा जैसी 3 घटनाएं हो चुकी है। तो बलूचिस्तान के बाद खैबर पख्तूनवा में हो गया, और अब अचानक वही बात पीओके में हो गई। तो ये भी डीप स्टेट है, लेकिन ये अमेरिका का डीप स्टेट नहीं है। किसका है मुझे भी पता नहीं, लेकिन जो कुछ डीप स्टेट काम कर रहा है वो भारत के हित में काम कर रहा है, ये तो साफ साफ दिखाई देता। और इसलिए ये बिल्कुल आसान बात नहीं है। बड़ी डीप, इसलिए मैंने आपको पर्रिकर की बात बताई कि हमको नए सिरे से डीप एसेट बनाने पड़ेंगे। ये उन्होंने 10 साल पहले बोला था, और शायद अब वो डीप स्टेट एक्टिवेट हो गए। बहुत सही बात आपने कही है। मैं अभी जब आप बोल रहे थे तो राजनाथ सिंह का कल का वीडियो ढूंढ रहा था। कल उन्होंने कुछ कहा है सर क्रीक को लेकर के, सुन लेते हैं, ऑडियो सुन लेते हैं। इसकी आवाज नहीं आ रही है, मैं इनका कल उन्होंने पाकिस्तान को चेतावनी दे दी है। कल उन्होंने कहा है कि सर क्रीक में हम कुछ देख रहे हैं होता हुआ। लड़ाई जारी। साथियों, आजादी के 78 साल बीत जाने के बावजूद सरक्रीक इलाके में सीमा को लेकर एक विवाद खड़ा किया जाता है। भारत ने कई बार बातचीत के रास्ते इसका समाधान करने का प्रयास किया है, मगर पाकिस्तान की नीयत में खोट है, उसकी नीयत साफ नहीं है। जिस तरह से हाल में पाकिस्तान की फौज ने सरक्रीक के सटे इलाकों में अपना मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया है, वह उसकी नीयत बताता है। साथियों, भारत की सीमाओं की रक्षा भारतीय सेनाएं और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स मिलकर मुस्तैदी से कर रही हैं। अगर सरक्रीक इलाके में पाकिस्तान की ओर से कोई भी हिमाकत की गई तो उसे ऐसा करारा जवाब मिलेगा कि इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएंगे मेरे साथियों। और 1965 की जंग में भारत की सेना ने लाहौर तक पहुंचने का सामर्थ्य भी दिखाया। आज 2025 में पाकिस्तान को याद रखना चाहिए कि कराची का एक रास्ता क्रीक से ही होकर गुजरता है। साथियों, आज उन्होंने कहा है कि 1965 में हम लाहौर तक पहुंच गए थे, और वैसे तो 1971 में 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों की पेंटें उतरवाई थी हम लोगों ने।
और उन्होंने कहा है कि सर क्रीक से ही होकर के कराची तक का भी रास्ता जाता है और इतिहास और भूगोल बदल देंगे इस बार पाकिस्तान का। यानी डिफेंस मिनिस्टर के जो बोल हैं, जो चेतावनी है, वो भी कुछ इंडिकेशन दे रहे हैं भाऊ। बिल्कुल दे रहे। देखो, एक बात होती है, ये जिम्मेदार सीट पर बैठा हुआ इंसान है, वो साफ साफ शब्दों में नहीं बोलता। और चेस खेलने वाला खिलाड़ी जो है वो कभी राजा को नहीं मारता, राजा को नहीं मारता, वो प्यादों को मारता है, मोहरों को मारता है। तो कल परसों की जो बात है, जो टर्की के साथ हो गई, तो ये क्या है? राजा तो ट्रंप है, राजा तो ट्रंप है, लेकिन ये उसके प्यादे मोहरे हैं, उनको हम सबक सिखा रहे। और ये कोई सर क्रिक तो हमारे बगल की बात है। भूमध्य सागर में, मेडिटेरियन में जाकर टर्की को भगाया है, उनके किनारों पर भागना पड़ा टर्की को। इसका मतलब साफ है, हम अपनी ताकत दिखा रहे। हाँ, दिखा रहे तो मतलब क्या है? हम आक्रमण नहीं कर रहे, हम एग्रेशन नहीं कर रहे। अगर छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, ये जो बात है। तो ये सब चल रहा है, वो आहिस्ते आहिस्ते जाल फैलाया जाता है। अगर ये समुद्र में मछली जब पकड़ते हैं ना, तो एक दिन या समझो 12-18 घंटे जाल फैलाया जाता है पूरा, और चुपचाप बैठ जाते हैं। जब पानी नीचे जाता है, पानी उतरने लगता है, उसके बाद वो जाल उठाया जाता है। तो इस ढंग से जो हमारे रक्षा मंत्री बोल रहे हैं, डिफेंस मिनिस्टर बोल रहे हैं, उसका इरादा साफ है। वो समझा रहे हैं, भैया छेड़ो मत, छेड़ो मत, ये समझाने की कोशिश है। और यही तो पीओके में हो रहा है। पीओके का अगर देखो, ऑपरेशन सिंदूर से पहली बात उधर कितने तोड़े, हमने चर्चा बहुत की, लेकिन गवर्नमेंट ने भी पीओके पर चर्चा नहीं की। ऑपरेशन सिंदूर में चर्चा कैसी हो गई? एयरबेस तोड़ दिए, इनके अड्डे तोड़ दिए, ये जान बचाकर भाग रहे जिहादी। लेकिन कहां से भाग रहे थे? जो पूरा इलाका उनको दे दिया था, हाँ यहां ट्रेनिंग करो जिहादी को, वहां से वो भाग चुके, मतलब पीओके से भाग चुके हैं। और पीओके में उसका पहला परिणाम हम देख रहे। तो क्या मानो, दिवाली हो या क्रिसमस हो, उसके बाद पीओके नाम का शब्द हमारे दिमाग में बचेगा कि नहीं? बचेगा कि नहीं? और ये शुरुआत कहां से हो गई? अचानक हो गई। हमने एशिया कप जीत लिया, उसका जश्न चल रहा था, और पीओके में लोग मशाल लेकर रास्ते पर उतर गए, मशाल लेकर भारत माता की जय वगैरह बोलने लगे, पाकिस्तान मुर्दाबाद बोलने लगे। एशिया कप के मैच के बाद की बात है। तो ट्रिगर कहां है, ढूंढना पड़ता है। तो पीओके में जो चल रहा है वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैं मानता हूं, क्योंकि अगर तुम नेपाल में कुछ चालाकी करोगे तो पीओके पूरा का पूरा हाथ से देखते देखते निकल जाएगा। हमने तो वांगचुक का नाक पकड़ लिया है, कान पकड़ लिए। ये किसका कान पकड़ गए? कौन कर रहा है उसका पता ही नहीं है, किसने किया है। अब जो लोग रास्ते पर उतर गए, उसमें से 8 मरे, 9 मरे। और दूसरी बात है, पकड़ के लेके जाओ, जेल में डालो, सड़ेगा जेल में और बाद में मरेगा, कोई पूछने वाला नहीं है, ये हालत थी। उसके बाद आम जनता तय करती है कि भाई यहां घर में पड़ के मरना है, भूखे मरना है, जेल में सड़ के मरना है, तो अच्छा है गोली छाती पर लेते और मर जाते हैं। और जब छाती पर गोली लेने वाले 1000-2000 पैदा हो जाते हैं ना, तो आर्मी भी घुटने टेक देती है। पाकिस्तान की आर्मी के पास आज लड़ने के लिए जगह नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा में खड़े नहीं हो सकते, वहां से पुलवामा हो रहा है, या बलूचिस्तान में पतलूने निकाल कर नंगा कर भेज रहे वापस। क्या कर सकते हो? और ये इनका जज्बा इतना है कि फिलिस्तीन में जाएंगे, इजराइल को सबक सिखाएंगे। अरे इजराइल आ रहा है तुम्हारे पास, इजराइल आ रहा है। उधर देखते देखते देखो 1-1.5 साल में
ऐसी बातें, ऐसी माहौल पैदा हो गया कि अभी इजराइल, वेस्ट बैंक वगैरह छोड़ो, इजराइल अब ग्रेटर इजराइल होने जा रहा है। एक तरीके से हमास को और गाजा स्ट्रिप को जो पीस प्लान बनाया किसने, ट्रंप ने, उसमें क्या है, घुटने टेको, शरण जाओ, हथियार डालो, ये पीस प्लान होता है लड़ने वालों के लिए। तो गेम उल्टा सुल्टा चल रहा है, कौन किसके बाद साइड से खेल रहा है वो भी पता नहीं चल रहा है। लेकिन मैं मानता हूं कि जिस ढंग से पीओके का मामला चल रहा है, अगर बहुत जल्दी पाकिस्तान समझ नहीं गया तो पीओके से निकलकर खैबर पख्तूनवा तक जा सकते हैं, और वहां से तो अफगानिस्तान की बॉर्डर शुरू हो जाती है, बचता है सिर्फ पाकिस्तानी पंजाब। हाँ, लेकिन ये बातें है ना जो आहिस्ता आहिस्ता होती है, जादू की छड़ी घुमाई और हो गया, ऐसा नहीं होता, ये स्लोली होता है, उसकी तैयारियां करनी पड़ती है। 10 साल के बाद अगर हमारे डीप एसेट तैयार हुए तो वो अभी उन्होंने प्लान कुछ एक्टिवेट किया है, मुझे लगता है कि कोई प्लान एक्टिवेट हुआ है, उसके तहत पीओके में जो कुछ चल रहा है वो उस प्लान के तहत चल रहा है, ना कि वो दिखाई देता है एकदम अचानक हुआ है, एक्सटेम्पर हुआ है, स्पोरेडिक है। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। जिस ढंग से उनको पकड़कर नंगा किया गया, बंधक बनाया गया, और अभी पाकिस्तान की मीडिया में चर्चा है कि वो तो गोलियां आर्मी ने, पुलिस ने चलाई नहीं, तो किसने चलाई है, किसने चलाई है? बिल्कुल। जो कुछ पीओके में हो रहा है, क्या वो 26/11 मुंबई जैसा नहीं है? आप दिमाग लड़ाओ, ये खबरें तो इधर उधर मिर्च मसाला लगा कर दी जाती है, उसमें से क्या खाना है वो देखना पड़ता है, समझना पड़ता है। तो इसलिए खबरें आ रही है, अभी मैं ये खबरें सब समझने की कोशिश कर रहा हूं, मेरे पास जो जानकारी है वो कनेक्ट करके उसको देखना चाहता हूं, इसलिए मैंने आपको रेफरेंस क्या दिया, 1-2 महीने पहले मैंने आपको बोल दिया था हमारे 1000 से ज्यादा कुछ लोग वहां हैं, तो शायद वो लीड करते होंगे, मुझे पक्का पता नहीं है। लेकिन एक बात में मुझे जानकारी मिली थी कि जो कुछ है ऑपरेशन सिंदूर होने से पहले और पहलगाम के बाद हमारे लोग बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तान में एक्टिव होने की तैयारी में थे। बाद में ऑपरेशन सिंदूर हुआ और उसके 2 महीने बाद तक ये सब प्लानिंग चल रहा था, इतनी खबर मेरे पास है। भाऊ, ये बांग्लादेश की यात्रा पर भी गया था सोनम वांगचुक, फरवरी में पाकिस्तान भी गया था, और उसके बाद उसने ये अनशन का नाटक नौटंकी शुरू किया, और उसके बाद जो है इसके जो भाषण आए हैं निकल करके, अनशन के 7वें दिन इसने श्रीलंका का नाम लिया, इसने नेपाल का नाम लिया, इसने बांग्लादेश का नाम लिया, इसने जैन जी का नाम लिया। ये पूरी तरीके से राहुल गांधी की भाषा बोल रहा था, और जो यहाँ पर इस तरह की हरकतें कर रहे, तो कहीं ना कहीं इसके तार देश विरोधी ताकतों के साथ जुड़े हुए थे, और ठीक समय पर इसकी गर्दन दबोच ली अमित शाह ने और उठा करके सीधा जोधपुर की सेंट्रल जेल में पहुंचा दिया। आपने वो मधुमक्खी का छाता बोलते ना उसको, तो ये मक्खियां आती कहां से, ये मधुमक्खियां आती कहां से? उनकी एक क्वीन होती है, वो सिर्फ अंडे देती है, उससे वो निकलते हैं। तो रेड कॉरिडोर जिसको बोला जाता था, नेपाल से सीधा हैदराबाद तक आप लाइन खींचो तो नक्सल कॉरिडोर वो होता था जिसको रेड कॉरिडोर बोला जाता था। गढ़चिरौली तो तक एक करके पिछले 10 साल में हैदराबाद से लेकर नेपाल तक फैली हुई जो रेड कॉरिडोर थी, वो एक एक करके हमारे होम मिनिस्टर ने निपटा दिए पिछले 10 साल में। अब उसका जो क्वीन थी वो नेपाल में बैठी थी,
देखो सिलीगुड़ी बिल्कुल नेपाल से सटा हुआ है, सिक्किम नेपाल से सटा हुआ है सिलीगुड़ी, जहां नक्सलवाड़ी नाम का गांव है, जहां से नक्सलवाड़ी नाम की मूवमेंट शुरू हो गई, फिर फैल गई है। इसका मतलब वो मधुमक्खी की या दीमक की जो क्वीन होती है वो कहाँ थी? नेपाल में थी। जब ये पूरा कॉरिडोर खत्म हो गया उसके बाद नेपाल भड़क उठा है, समझे आप? तो नेपाल की जो बात है वो नक्सलवाद की ही बात है। आपको याद होगा 10 साल पहले वो प्रचंड वगैरह निकले थे वहां से, याद है ना आपको? और एक एक करके वहां के पूरी पार्टियों को माओवादियों ने अपने हाथ में ले लिया। पार्टियां अलग अलग है, आइडियोलॉजी एक है, प्रोग्राम एक है, भारत के खिलाफ होना चाहिए, सत्ता समझा? पर काबिज हो गए। हाँ, तो एक बात ये होती है कि जैसे डीप स्टेट हो या देश के दुश्मन हो, वो अपना गेम खेलते तो हम भी अपना गेम खेलते, हम भी अपना गेम खेलते ना। ऐसी बात नहीं है कि वो खेल रहे, वो अगर भारत में खेल रहे तो हम भी उसकी उनके इलाके में गेम खेलते हैं। ऐसे ही वो निज्जर नाम का खलिस्तानी या 2-3 खलिस्तानी कनाडा में ऐसे ही मारे नहीं गए। तो ये चलता रहता है, ये चलता रहता है। पाकिस्तान में भी बहुत सारे लोग बीच में 2-3 साल में मारे गए, अब मारने वाला कोई अज्ञात है। तो ये अज्ञात होता है, ये हमारा गेम होता है, तो वो भी हमारे यहाँ गेम खेलते, हम भी खेलते। इसको शैडो प्ले बोलते। वो सामने चेहरे नहीं आते, वो छाया में रहते, तो उनके चेहरे नहीं दिखाई देते, लेकिन वो काम करते। जैसे मैं आपको याद दिला दूं कि 71 के वॉर में हमारा एक डीप एसेट डायरेक्टली याया खान का पीए जैसा था, उसका एडीसी करके काम करता था। यानी भारत के खिलाफ कल कौन सी एक्शन होने वाली है वो 4 घंटे पहले भारत को मिलती थी। तो ये तो चलता रहता है, इसके बारे में ना बोले तो अच्छा है। मुझे एक बात और याद है, वो जो वाजपेयी के समय में परवेज मुशर्रफ आए थे आगरा जी, और उस समय राजदीप सरदेसाई ने उनका इंटरव्यू किया था। तो राजदीप मालूम है वो थोड़ा पढ़ा लिखा, थोड़ा ज्ञानी राहुल गांधी है। गधे जैसा सवाल पूछा उसको राजदीप ने कि आपका आईएएस ये करता है। तो परवेज मुशर्रफ ने बोला, भाई ऐसे सवाल मत पूछो, अगर तुम आईएसआई पर पूछोगे तो मैं रॉब में जवाब दूंगा, मैं आईवी पर जवाब दूंगा, वो चलेगा? तो ऐसी बातों पर सवाल जवाब नहीं करते। ये परवेज मुशर्रफ ने राजदीप सरदेसाई को समझाया था। तो ये बातें होती रहती। इसका कारण ये है, हम जिसको खुफिया एजेंसी बोलते हैं ना, वो किसी भी गवर्नमेंट का, किसी भी देश के गवर्नमेंट का इलीगल डिपार्टमेंट होता है। यानी सरकार अपने ही कानून के तहत जो काम नहीं कर पाती, वो काम करने के लिए जो एक डिपार्टमेंट बनाया जाता है उसको खुफिया एजेंसी बोला जाता है। अब देखो, डिप्लोमेट करके हमारे देश में जो अलग अलग देशों के लोग आते, उसमें से आधे तो खुफिया एजेंट ही होते। अब उन पर नजर रखना लीगली पॉसिबल नहीं है, और इसलिए उन पर नजर रखना ये इलीगल काम है। तो वो इलीगल काम गवर्नमेंट की ही तरफ से होता है, गवर्नमेंट की तरफ से होता है। एक बहुत बड़ा पिछले 1.5 महीने में हुई घटना है दिल्ली की। मैं आपसे पर्सनली मिलूंगा तो बोलूंगा, तो आपको पता चलेगा क्या क्या होता है। जी जी। तो ये बातें ओपनली बोली नहीं जाती। सरकार को भी अपना ही काम निकालने के लिए बहुत सारी इलीगल बातें करनी पड़ती है। मैं एक ही बात आपको बोल दूं, अभी अभी ऑपरेशन सिंदूर खत्म होने के बाद, यानी मानो 2-2.5 महीने के बाद, एक ऐसा एजेंट मुझे मिला था। मैंने बातें करते करते उनसे पूछा कि ऑपरेशन सिंदूर पे कितना खर्चा हो गया। उन्होंने पूछा ऑपरेशन सिंदूर पर कितना खर्चा हो गया, तो उन्होंने मुझे बोला कि यूपीए सरकार ने हुर्रियत वगैरह को जितनी मदद की है उसके सिर्फ 10% खर्चे में हमने ऑपरेशन सिंदूर कर दिया। मतलब समझो। तो ये बातें
पब्लिकली बोली नहीं जाती। जैसे बच्चों के सामने अगर बच्चा पूछता है मैं कहां से आया, तो माँ बाप बता नहीं सकते वो कहां से आया, उसको समझ आती है, अपने आप समझ जाता है। तो जैसे आम जनता जो होती है उसको ये सब मामले समझ में नहीं आते। हाँ, तो हमारे बहुत सारे जर्नलिस्ट है, वो ज्ञानी होने का जो नाटक करते हैं उसमें बोल देते इंटेलिजेंस फेल्यूर, इनको इंटेलिजेंस का मतलब पता नहीं है। इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है उसका ही उनको मालूम नहीं है कुछ, और ये नहीं हुआ वो पहलगाम तक पहुंच गए कैसे आपको नहीं मालूम, तो आप क्या कर रहे थे अब बोलो। इसके सर पर एक दिन बम फटेगा ना, तब उसको पता चलेगा कि कहां से पहुंच गए। तो हम गेम खेलते हैं, उनके भी गेम होते हैं। 26/11 में कैसे पहुंच गए थे 10 आतंकवादी कराची से चल करके? हाँ, अब इनको कितना मालूम है। उसके 2 महीने पहले ऐसी ही एक टीम आई थी। मैं आपको इतना ही बता दूं, 26/11 को मुंबई में जो लोग पहुंचे, अगर कर्नल प्रसाद पुरोहित अंदर नहीं होता तो नहीं पहुंचते। तो हमारे यहां कितने डीप एजेंट यानी डीप एसेट थे ये समझ लो आप। इसके पहले एक टीम आई थी, उनको डीप समुद्र में मुंबई के पास डुबाया गया था। अगर प्रसाद पुरोहित बाहर होता, मालेगांव केस में उसको झूठे सबूत पर अंदर डाला नहीं होता, तो मुंबई तक नहीं पहुंच पाता अजमल कसाब। बस इतना ही बोलूंगा, ज्यादा नहीं बोलूंगा। मैं बोल रहा हूं, आप समझने की कोशिश करो। हमारे यहाँ जो एजेंट बैठे थे उन्होंने रास्ता क्लियर कर दिया था, और अभी अभी तो चिदम्बरम ने इनका पूरा मुखौटा खोल दिया है। एक्शन करनी थी, कोंडोलिसा राइस ने आंखें उठाकर हमको देखा, हम चुप बैठ गए। ये खुद चिदम्बरम बोल रहा है ना। और राहुल गांधी कह रहा था कि ट्रंप ने कहा नरेंद्र सरेंडर, और इन्होंने युद्ध रोक दिया। नहीं नहीं, ये चलता है। गधे लोग क्या बोलेंगे उस पर हमको ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। भाव बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने के लिए, और सभी दर्शकों का भी बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। सबसे निवेदन है कि अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया, लाइक जरूर करें, इस वीडियो को फॉरवर्ड करें। अभी अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल, उसको सब्सक्राइब जरूर करें, और भाव का हिंदी में जो चैनल है प्रतिवाद, उसको भी सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।